नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बंगाल की मशहूर कवित्री उपन्यासकार आशापूर्णा देवी जी की एक कहानी सुनाऊंगी, जिसका अनुवाद सूर्यनाथ सिंह जी ने किया है। आशापूर्णा देवी जी ने 13 वर्ष की अवस्था में लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था और आजीवन साहित्य रचना से जुड़ी रहीं। सन 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे पहली महिला हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी रिहाई रद्द। आंखों के सामने से सू करके एक गाड़ी निकल गई। एक एक दो तीन चार, आश्चर्य से मालती देखती रही, जैसे इस तरह का स्वर्गीय दृश्य जीवन में कभी देखा ही न हो। देखा ही नहीं, पूरे 3 साल तक मालती ने रास्ता गाड़ी और रास्ता चलते आदमी तक को नहीं देखा है। हालांकि सोचकर देखें तो विश्वास नहीं होता। 3 साल मालती ने अपनी पहचानी हुई दुनिया से अलग एक अद्भुत दुनिया में बिताए हैं। उसे आश्चर्य हो रहा है, जबकि वह फिर उसी पुरानी दुनिया में आकर खड़ी हो गई है। अचानक अपने शरीर पर चिकोटी काटकर उसने देखा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रही है। यह काल रात्रि वह पाजी है। मालती समझ नहीं पाती कि इसे क्या कहकर संबोधित किया जाना चाहिए। सरदार? नहीं। कर्ता? क्या पता, कभी जानने की इच्छा भी नहीं हुई। मालती मन ही मन उसे पाजी कहती रही। तो उस काल रात्रि ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा था, कल सवेरे तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी रे मालती। छुट्टी? छुट्टी मिल जाएगी? इस नर्क से मालती को छुट्टी मिल जाएगी? विश्वास नहीं होता। पूरी रात एक भयानक यंत्रणा जैसी चिंता में काटी उसने। सो नहीं पाई। बार बार सोचती रही कि कहीं यह पाजी उसे उत्तेजना का मजा चखाने के लिए तो नहीं यह शुभ समाचार सुना रहा था, झूठ मूठ बनाकर। कल सुबह जब मालती यह प्रश्न करेगी कि कैसे छुट्टी हो गई, तब वह शरारती हंसी हंसेगा। किंतु सचमुच यह अविश्वसनीय घटना घट गई। पता नहीं कहां से कौन एक कर्कश घृणित स्वर में बोल पड़ा, मालती दासी, ए हट। इसके बाद वह खुद भी नहीं समझ पाई कि जेल के भीतर से किसके साथ किस तरह जेल का गेट खोलकर वह बाहर आसमान के नीचे आकर खड़ी हो गई थी। किस तरह वह बदहवास की तरह चली आई। आने से पहले कई परिचित चेहरे दिखाई दिए। उन चेहरों पर हताशा थी या फिर ईर्ष्या। दो एक लोगों ने कुछ कुछ कहा भी, लेकिन मालती ने ध्यान नहीं दिया। वह भी कुछ कुछ बोलती चली आई, वह भी उसे ध्यान नहीं है। साथ में पहरेदार जैसे पशुओं की तरह हट हट करते हुए प्रताड़ित रूप से उसे ठेलते हुए लेकर बाहर आ गया। छुट्टी मिल गई है, मुक्ति मिल गई है, फिर भी इन सबों के पास जितनी देर रहोगे ये दुर्व्यवहार करते ही रहेंगे। वही 3 साल पहले मालती ने जब सुना था कि उसे जेल की सजा हुई है, तो उसे लगा था कि जैसे जेल खाने में घुसते ही उसके गले में फांसी लगा दी जाएगी। लड़की को जेल की सजा? कैसी शर्म की बात है। उसकी बस्ती में किसी लड़की के साथ कभी ऐसा हुआ? लगभग समूची बस्ती शरीफों की बस्ती है। औरत मर्द सभी कमाते खाते हैं। बाल बच्चों के साथ भरे पूरे परिवार वाले हैं। या तो हर जगह मर्द काम नहीं करते, या करते भी हैं तो जो पैसा कमा कर लाते हैं उससे ताड़ी शराब पीते हैं और बीवी की कमाई से भात खाते हैं। फिर भी मेहनत बहुत करते हैं। महिलाएं भी सभी काम करती हैं, कमाती हैं। 7-8 साल की उम्र से ही माँ के साथ बाबुओं के घरों में काम करने के लिए जाने लगी थी। फिर रात को वापस लौटकर डेरे में घुसकर एक ही साथ सो जाती हैं। एक ही घर का आसरा है, फिर भी उसी घर में जन्म मृत्यु, मिलन विरह, रुदन कलह, सब कुछ अपने नियम के अनुसार चलते रहते हैं।
और इन सब कुछ के भीतर एक परिवार परिवार की गरिमा को लेकर बसता है। पंचानन लता की उस बस्ती को गृहस्थ बस्ती कहा जाता है। इसके बीच जो युगल जीवन का प्रवाह वर्तमान है, उसको लेकर वैधता संबंधी कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसमें अपना माथा खपाने की किसी को फुर्सत नहीं है। अतएव कहा जाता है कि हम हमारे देश में शिक्षित महिला समाज के भीतर चल रहे नारी मुक्ति आंदोलन के तहत विवाह के बंधन से मुक्त होकर लिव टुगेदर की प्रथा कायम करने पर जो पत्र पत्रिकाओं में जोर दिया जा रहा है, यह प्रथा बहुत पहले से ही चली आ रही है और बहुत विश्वास के साथ कायम है। निरक्षरता एवं नारी मुक्ति जैसे दोनों शब्दों के उपकाई पूर्ण संपर्क न हो पाने के बावजूद इनके लिए वर्तमान ही सबसे बड़ा सच है। किंतु मालती का परिवार ऐसा नहीं है। मालती और अमूल्य परंपरागत ढंग से विवाहित दंपत्ति हैं। जिला हावड़ा के सजनेपाड़ा गांव के अनंत गड़ाई के बेटे अमूल्य गड़ाई के साथ पास के ही गांव चंडी खोला के केतुदास की बेटी मालती दास के विवाह के समय नाई, पुरोहित, केला, तोरण, मंडपाच्छादन सब कुछ तो हुआ था और वही मालती ऐसी हो गई कि लड़की को जेल की सजा। कैसी शर्मनाक और घृणास्पद बात है। सरकारी जेल में महिला कैदियों की कोई कमी नहीं है, किंतु मालती को यह क्या पता था। तभी तो जब उसने हुक्म सुना तो उसे लगा कि भारत की जमीन पर यह पहली घटना है। अतएव पुलिस के बीच घुसते ही उसे फांसी दे दी जाएगी। अगर रस्सी नहीं मिलेगी तो साड़ी तो है, उसे ही फांसी के काम लाया जाएगा। किंतु फीमेल वार्ड में घुसते ही मालती आश्चर्यचकित हो गई। इतनी सारी औरतें जेल में भर्ती हैं, बूढ़ी से लेकर जवान और बच्चियों तक। देख सुनकर मालती ने साड़ी की फांसी का भय त्याग दिया। सोचा कितनी यंत्रणा मिलेगी, देखा जाएगा, साड़ी तो हाथ में रहेगी ही। और वही देखना देखते देखते दिन रात महीनों गुजरते चले गए और 3 साल बीत गए। हालांकि यह इतनी आसानी से नहीं कटा, पल पल काटना पड़ा। फिर भी उसने काटा। जेल के फाटक पर आकर उद्भ्रांत होकर मालती ने देखा, वह चिर परिचित चेहरा कहाँ है। सीधी नाक, चौड़ा माथा, छरहरा बदन और तांबई रंग वाला वह पुरुष यहाँ कहीं नहीं खड़ा है। क्या उसको यह खबर नहीं है कि आज मालती रिहा हो रही है? निश्चित रूप से, नहीं तो और सारे दिन तो आता ही था, पैदल ही चलकर आता था। कहता आने जाने में बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है, काम का भी नुकसान होता है, पैसा भी तो कम खर्च नहीं होता। मालती ने स्वयं ही कहा था, तो रोज रोज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही बार रिहाई के दिन आ जाना। लौटते समय हम दोनों काली मंदिर में पूजन करके चलेंगे। लेकिन अमूल्य कहाँ है? वो क्या तारीख भूल गया है? मालती भौचक्की होकर इधर उधर देखती रही। जेल के कर्मचारियों ने जेल से बाहर निकलते समय उसके हाथ में एक पोटली पकड़ा दिया था। इसमें मालती की निजी संपत्ति थी, जो कि जेल में घुसते समय उसके पास थी। क्या थी? तब डर के मारे उसने शरीर पर एक चादर डाल ली थी और अमूल्य ने उसके साथ एक नया गमछा दिया था और हाथ में पहनी हुई कुछ प्लास्टिक की चूड़ियाँ थीं। यह सब किस तरह खोला था मालती ने याद नहीं। इन लोगों ने कुछ पैसे दिए हैं राह खर्च के लिए। अमूल्य आया नहीं, काफ़ी दिनों से नहीं आया। वह स्वस्थ तो है ना? बच्चा कैसे है? वह 3 साल का बच्चा तो अब 6 साल का हो गया होगा। अमूल्य बच्चे को एक बार भी नहीं लाया। मालती ने जब लोहे के फाटक से मुंह लगाकर चिल्लाते हुए कहा था, गोपाल को एक बार भी नहीं लेकर आए। अमूल्य ने उदास होकर कहा था, मैंने उसको बताया ही नहीं, बोला है कि तुम्हारी माँ अपने पिताजी के घर गई है, पिताजी की बीमारी में। किंतु पिता की बीमारी कब तक रहेगी, और यदि बीमारी ठीक हो गई तो?
फिर भी माँ पिता के घर क्यों रुकी हुई है? यह प्रश्न गोपाल ने पता नहीं अपने बाप से किया या नहीं, मालती को नहीं मालूम। गरीब और अभागे लोगों में धैर्य बहुत होता है। वे अपने लोगों के परदेश जाने के बाद किसी से 4-6 महीने पर भी खबर मिलने पर आश्वस्त हो जाते हैं कि चलो वे सकुशल हैं। भाग्यवान लोगों की तरह अपने लोगों के साथ हर पल कुशल क्षेम बतियाने की वे सोच भी नहीं सकते। मालती मुनीम जी के घर में ऐसा देखती सुनती रही है। मुनीम की बीवी टेलीफोन पर जोर जोर से बातें किया करती है और बाद में बताती है कि बहन से बात हो रही थी, किंतु वह बहन है कहाँ, मैंने कभी नहीं देखा। बाबा रे, देखोगी कैसे, वह तो विलायत में है। विलायत से ही बोल रही थी। गरीब लोग यही समझते हैं कि सागर पार के सारे देशों को विलायत कहा जाता है। वह भी यही समझती है। भाग्यशाली लोगों का तो प्यार, उत्साह, मन ही क्या, सब कुछ ज्यादा होता है। विलायत में बैठी बहन से जब तब बातें करती रहती है। मालती जैसे लोगों की तो बात ही अलग है। मालती जैसों को तो अभी शिक्षा की जरूरत है। मालती उस दिन से सोचती रही और गुनती रही कि जब लौट कर आऊंगी तो गोपाल तब तक कितना बड़ा हो गया होगा। क्या पता, क्या अभी भी वहां पहले जैसा ही चल रहा है? कौन स्नेह और आत्मीयता दे रहा होगा? अमूल्य के ही हाथ में तो अब खाना पकाने का काम भी हो गया होगा। दोनों बाप बेटे क्या पका खा रहे होंगे? उसे रंगाई मिस्त्री का काम भी तो व्यवस्थित करना पड़ता होगा। मालती मुनीम के घर से 80 रुपये महीना पाती थी, प्लस दोनों वक्त की रोटी। चाय भी तो बच ही जाती थी। वो तो अब चला गया। मुनीम की बीवी के तो रोम रोम से परिचित है मालती। वह बस्ती की औरतों को बुला बुला कर बताती है, अपनी उदारता प्रदर्शित करते हुए बोलती है, देखती हो आजकल कैसी कैसी रंग बिरंगी साड़ियां पहनने लगी है मालती। कुछ ही दिन पहन करके दे देती हूँ। मालती बोलती, वो सब हमारे जैसे बंगाली थोड़े हैं, वहाँ तो बुढ़िया भी रंगीन चटक कपड़े पहनती है। बंगाली नहीं है तो वो ठीक है, लेकिन बातचीत तो वे हमारे साथ हमारे जैसे ही करती हैं। हमेशा से यही तो रही हैं। हर आदमी एक जैसा थोड़े ही होता है। लेकिन अब मालती मुनीम की पत्नी को दोनों वक्त बिना शाप दिए कोसे पानी तक नहीं पीती। मालती का जीवन तो उसके ही कारण बर्बाद हुआ है। हालांकि यह कहना गलत न होगा कि मालती के मन में भी लोभ तो था ही, किंतु यह भी कहना सच है कि उसकी तरफ से दया और श्रद्धा का भाव ही ज्यादा था। कोई अमीर महिला मालती जैसी तुच्छ औरत का हाथ पकड़कर विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है, उसकी आंखों से आंसू निकल आए हैं, यही दृश्य मालती को विचलित कर गया था। नहीं, किसी भी तरफ कहीं भी अमूल्य की छाया तक नहीं है। धीरे धीरे अकेले ही मालती आगे बढ़ने लगी। बस किधर से मिलती है? बहुत दिनों से उसने सड़क पर पाँव नहीं रखा था। आज इस सुबह की किरणों में पाँव किस तरह छम छम कर उठे हैं। अचानक सामने एक आदमी की छाया उभरी। छाया बहुत लंबी थी। कौन हो सकता है? अमूल्य तो नहीं आ रहा। नहीं, क्षण भर में ही आशा की किरण बुझ गई। अमूल्य नहीं है। फिर भी एकदम उसी की तरह उठा लंबा बदन, आंख और चेहरा कठोर, चेहरे पर घनी दाढ़ी, लेकिन शरीर का रंग एकदम काला। आदमी मालती की तरफ सिर से पैर तक गौर से देखकर हंसते हुए बोला, छुट्टी हो गई? मालती चौंक पड़ी। मालती इतने दिनों तक जेल में थी, आज छुट्टी मिली है, यह जानकर क्या करेगा यह आदमी? मालती ने एकदम से उत्तर नहीं दिया। बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं। आदमी के भी हाथ में एक गठरी थी। उसे शरीर से चिपकाते हुए अपनी भंगिमा बदलकर बोला, पहचान भी कैसे पाओगी? एक साथ कभी रहे नहीं, कभी देखा सुना भी नहीं।
तुम तो चली गई फीमेल वार्ड में, मेरी भी आज ही छुट्टी हुई है। मालती एक बार फिर चौंकी, तो यह आदमी भी वहीं कैदी था। आश्चर्य, लेकिन मालती का मन उस आदमी को एकदम से अपने जैसा मानने को तैयार नहीं हुआ। सोचा, बाबा रे, ये कोई चोर डकैत तो नहीं। किंतु अपने बेजार चेहरे पर सौंदर्य प्रदर्शित करते हुए उसने पूछा, ओह, कितने दिन पहले? आदमी बोला, पता नहीं, इसका हिसाब मुझे नहीं आता। 4 साल हुआ होगा। सजा की मियाद जो थी वही बता रहा हूँ। मालती ने सोचा, 4 साल? इसका मतलब कि यह मुझसे बड़ा पापी है। इसके बाद सो भी, लेकिन मैं तो सचमुच की पापी नहीं हूँ, दुर्भाग्यवश। उस आदमी ने फिर कहा, देख रहा हूँ कि तुम्हारे भाग्य में भी कुछ मेरे जैसा ही है। गेट पर कोई लेने नहीं आया। तुम तो औरत हो, कोई एक आदमी तो, मैं समझता हूँ, कोई है नहीं तुम्हारा भी। मालती मन ही मन शॉर्ट महसूस करती हुई बेजान स्वर में बोली, होगा क्यों नहीं, पति है, बेटा है, आ नहीं सके, कौन जानता शरीर की हालत कैसी होगी। कितने दिन की सजा थी? आदमी के प्रश्नों से मालती के तन बदन में आग लग गई, लेकिन उसी तरह मिजाज दिखाकर भी क्या करेगी। इसी से पूछने से शायद पता चल जाए कि पंचानन तला जाने के लिए बस कहाँ मिलेगी, कितने नंबर की लेनी होगी। वह अनिच्छा पूर्वक बोली, 3 साल। ओ, तो जाओगी कहाँ? मालती के हाथ चांद लगा, बोली, पंचानन तला। कौन सी बस लेनी होगी? आदमी एक बार फिर भंगिमा बदलते हुए बोला, इस शहर में पंचानन तला एक तो है नहीं, कई एक हैं। ओ माँ, बात तो सुनो, हावड़ा में पंचानन तला कितने हैं? ओ, हावड़ा वाला पंचानन तला, वो तो बहुत दूर नहीं है। मैं भी चल रहा हूँ, चलो दिखा देता हूँ। मालती ने सोचा, अचानक यह आदमी इतनी हमदर्दी क्यों दिखाने लगा? कहीं इसकी नीयत तो नहीं खराब है? किसी उल्टी सीधी बस में बिठाकर मुझे कहीं और ले जाने का षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है? देख रहा है कि एक लावारिस औरत अनजान बनी घूम रही है। नहीं, बस गाड़ी में तो धोखा हो नहीं सकता है, और जो लोग चढ़ रहे होंगे उनसे पूछ लूंगी। फिर बोली, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है? मुझे? आदमी काले कलूटे मुंह से सफ़ेद दांत निकालते हुए हंसा, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कहीं भी रह जाना होगा, चलो उधर ही रह लूँगा। लेकिन 2-4 कदम आगे चलकर ही बोला, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं तो अच्छा रहता। वो उस तरफ एक चाय की दुकान दिखाई दे रही है। ऐसा सुनते ही मालती को भी याद आया कि उसे भी तो खूब भूख लगी है, किंतु अंततः एक चाय पी लेने से तो मिटेगी नहीं। बिना किसी प्रतिवाद के उसके साथ आगे बढ़ ली। चाय की दुकान क्या थी, रास्ता छोड़कर ऊबड़ खाबड़ जगह पर बनी एक छावनी थी। सामने एक फटे चिथड़े ढंग की लंबी बेंच पड़ी थी। दोनों बेंच पर बैठ गए। आधे घुटने तक अपना पजामा ऊपर उठाते हुए वह उदार मन से बोला, 2 चाय और 2 बढ़िया बिस्किट। मालती गठरी का मुंह खोलने का उपक्रम करते हुए बोली, अपना पैसा मैं खुद दूंगी। आदमी हाथ से रोकते हुए बोला, रुको ना, पुरुष के होते हुए महिला चाय का पैसा दे, अच्छा नहीं लगता। मालती ने फिर एक बार तीखी नज़र से देखा, बहुत घाघ लग रहा है। धीरे धीरे फंसाने की कोशिश कर रहा है, और दिखाने के लिए कैसा उदास सा अलग थलग सा भाव बनाए हुए है। तभी एक अवसर पाकर मालती बोली, कोई जान नहीं पहचान नहीं, आपके पैसे से कैसे खा सकती हूँ? जान पहचान नहीं है वो तो ठीक है, आदमी ने हंसते हुए कहा, लेकिन शास्त्र भी नहीं पढ़ा है, ऐसा तो नहीं है। शास्त्र? हाँ, शास्त्रों में लिखा है कि 2 आदमी अगर 2.5 कदम भी साथ चलते हैं तो वे दोस्त हो जाते हैं।
तो हम तो इतनी दूर आ गए हैं, है कि नहीं? मालती ने शास्त्रों की बात स्वीकार कर ली। बिस्कुट देते हुए आदमी ने पूछा, केस क्या था? हाँ, क्या कहा? बोला कि केस तुम्हारा क्या था? आदमी को देखने से अब वैसा संदेह नहीं रह गया था मन में। पता नहीं यह शास्त्र वाक्य का प्रभाव था या कुछ और। मालती ने धीरे से कहा, बहुत लंबी कहानी है, एक पाप और दंड। केस तो था बच्चा चोरी का। बच्चा चोरी? हाँ तो 2 दिन का बच्चा अस्पताल से बाहर करके ले आते समय अचानक मालती के भीतर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। हालांकि अपना कैद का इतिहास उसने जेल की 2-4 लड़कियों से बताया भी, लेकिन शायद उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। और यह आदमी विश्वास करेगा? भीतर की दुख, आवेग, ज्वाला अचानक बाहर आने के लिए जोर मारने लगी और उसने एक अद्भुत कहानी सुनाई। अथवा अद्भुत नहीं, इस दुनिया में इस तरह की बातें तो अक्सर ही होती रहती हैं। पंचानन तला में रहते हुए मालती को यह पता ही नहीं था। मालती एक बहुत ही रईस आदमी के घर में काम करती थी। उस आदमी की बड़ा बाजार में गद्दी है, 2-2 गाड़ियां हैं, किंतु एक चीज नहीं है जिसे शांति कहते हैं। 2-2 बेटे हैं। वे अपने बाप का बिजनेस नहीं देखते। बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली है। वे दूसरे के घर की चाकरी को अच्छा समझते हैं। अपने बीवी बच्चों के साथ एक दिल्ली और दूसरा बंबई जाकर बस गया है। एक बेटी है, वह भी दूर ही है। बीकानेर में उसके ससुर का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन बेटी का विवाह हुए 6-7 साल हो गए, कोई संतान नहीं है। बेटी की चिट्ठी से पता चलता है कि ससुराल में इस बात को लेकर उसे काफी दुख उठाना पड़ रहा है। पति प्रायः अपमानित करता रहता है एवं सास बार बार चेतावनी देती रहती है कि 1 साल और देखूंगी, नहीं तो फिर बेटे को दूसरी शादी कर दूंगी। संतान न होने पर डाइवोर्स का कानून है, यही चल रहा था और डर के मारे बेटी सूख कर कांटा हो गई थी। तो भगवान की दया से इतने दिन बाद उसको संतान की संभावना दिखाई दी। तबीयत बहुत खराब थी। सास ने बहू को माँ बाप के पास भेज दिया था एवं चेतावनी भी दे दी थी कि गोद में बिना बच्चा लिए बेटी को वापस नहीं भेजना। बेटा चाहिए, वंश का वंशधर। इतनी संपत्ति का वारिस कौन होगा अगर बहू फेल्योर हो जाएगी तो? किंतु भाग्य ने निर्लज्ज परिहास किया। उस उत्पीड़िता लड़की को पुत्र तो पैदा हुआ, किंतु मृत। लड़की शायद उसी वक्त आत्महत्या कर लेती अगर उसमें उठ सकने भर की क्षमता होती। जैसे तैसे उस बूढ़ी महिला ने उसे बचा लिया। फिर बर्तन बासन मांजने वाली उस लड़की मालती के पास आकर रोने लगी। अब ऐसा करना होगा कि कहीं से भी एक नवजात शिशु ले आकर उसे देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने अपने गले का 10 तोले का पक्के सोने का हार उतार कर मालती को दे दिया और बोली कि इसके लिए चाहे जितना भी घूस की जरूरत होगी वो देने तैयार हैं, चाहे तुम्हारी बस्ती से हो या किसी अपरिचित अस्पताल से हो। अस्पताल की आया से दोस्ती करके अपना जमादारिन को घूस खिलाकर यह काम किया जा सकता है। मालती की द्वंद्व दुविधा को शांत करते हुए उन्होंने उपाय भी सुझा दिया। अरे बाबा, अस्पताल से तो कुत्ते, बिल्ली, सियार बच्चे लेकर अक्सर भाग जाते हैं। देख रेख के अभाव में कितने बच्चे तो मर ही जाते हैं और जो बच जाते हैं वे सब दीन दुखी घरों के कुत्ते बिल्लियों जैसे होते हैं। इनमें से एक को अगर उस कूड़े के ढेर से उठाकर राज सिंहासन पर बिठा देती हो तो वह पाप नहीं बल्कि पुण्य ही होगा। जो कि मालती जैसी महिलाएं इस मालकिन महिला का पैर तक छूने की हिम्मत नहीं कर पाती, वही महिला आज मालती का हाथ पकड़कर उसके सामने चिरौरी विनती कर रही है, जैसे काक पक्षी की चतुराई नहीं चल पा रही हो। मालती ने सचमुच काक पक्षी जन समाज में किसी की चतुराई नहीं चलने दी, सिर्फ अपने पति को छोड़कर।
कहा था, सोच कर देखो, पाप नहीं बल्कि पुण्य ही होगा। इसके अलावा 10 तोले सोने का हार हाथ में पाकर तुम लोग अब रंगाई मिस्त्री का काम और पंचानन तला बस्ती को छोड़कर अपने गांव में जाकर पहले की तरह फिर दुकान खोल सकोगे। आदमी ने हैरानी पूर्वक पूछा, गांव और घर क्या तुम्हारे नहीं हैं? इस सवाल के जवाब के पीछे कई कहानियां हैं। है नहीं, बल्कि थी। चिवड़ा, लाई, बतासा और गुड़ की दुकान थी। किंतु 10 साल पहले अकाल के समय जब अनाज के लिए हाहाकार मचा था, कहाँ है चिवड़ा, लाई, मूढ़ी, चावल के बंटवारे को लेकर हंगामा खड़ा हो गया था। और इधर बच्चे भूख से चिल्लाने लगे थे, धत तेरे की, रोज रोज की यह अशांति अब सहन नहीं होगी। यहाँ से हम दोनों शहर जाकर मेहनत मजदूरी करके जीवन बिताएंगे। यही सोचकर अमूल्य अपनी पत्नी के साथ शहर आ गया था। तब गोपाल नहीं पैदा हुआ था। वे ही 2 प्राणी थे। उनकी जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी। यद्यपि बीच बीच में अमूल्य कहता, इतनी दूर आकर इस बस्ती की किचकिच तो और भी अच्छी नहीं लगती। तब तक उसने रंगाई का काम अच्छी तरह सीख लिया था। तभी अचानक वह मुनीम की बीवी उनकी जिंदगी में काल बनकर आ गिरी थी। मुनीम की बीवी के दिए पैसे में से आधे अमूल्य के पास रखकर आधे को काम में लगाने की सोच उसने आंचल के कोने में बांध लिया। सांतार गाछी के निहायत घटिया किस्म के अस्पताल से जमादारनी के माध्यम से काम बन सकता था, और जिस आनंद और आह्लाद के साथ उसने आंचल के कोने में पैसे बांधे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि यह मालती के लिए कोई पुण्य का काम हो। वह अधेड़ महिला थी, कुली बस्ती की रहने वाली, 5-7 बच्चों की मां। ऐसा भी नहीं कि वंश चलाने का लालच था उसमें, फिर भी वह बच्चे जनने के लिए अस्पताल आई हुई थी। हर साल बच्चे जनने के लिए अस्पताल आती है, लेकिन बच्चे पैदा होते हैं जैसे बिल्ली के बच्चे हों, मोटे, ताजे, गोरे। इसके बाद उनकी हड्डी चमड़ी सब काली हो जाती है और सड़क पर मारे मारे फिरते घूमते हैं। इस बार जो होगा उसको लिए जाना है। सब कुछ पक्का हो गया था। शाम के समय मालती बच्चे को गोद में लेकर रिक्शे वाले से उसे अपना बच्चा बताते हुए चलने को कहा, किंतु अंततः सुरक्षित नहीं रह पाई। शायद उन जमादारनियों के बीच बंटवारे को लेकर कुछ लफड़ा हो गया था। उनमें से ही एक ने उसे फंसा दिया था। मालती मुनीम के घर के पास आकर पकड़ी गई थी, किंतु उसने अपनी शपथ का पूरी तरह पालन किया। कह दिया कि अपने स्वार्थवश उसने ऐसा किया था, किंतु उसकी स्वीकारोक्ति के बाद क्या उसे किसी ने छुड़ा दिया? मालती को सजा हो गई। इस प्रकार छोटे मोटे सभी आसामियों को जेल में भर देने के बाद भी जेल खाने की मर्यादा को बचाए रखना होता है। वे दोनों एक चाय पी लेने के बाद उठ गए। चलते चलते मालती बोली, अपनी बात आपको बताकर मन हल्का हो गया, लेकिन मैं तो अपनी ही सुनाए जा रही हूँ, आपकी कहानी तो सुनी ही नहीं। मेरी कोई कहानी नहीं है, जेल का अन्न जल तो अपना नसीब बन गया है। हाँ, क्या इससे पहले भी आ चुके हैं? और क्या, मैं तो किराए का गुंडा हूँ। कहीं अगर ज़मीन जायदाद के संबंध में लाठीबाजी की ज़रूरत पड़ती है तो निकुंज को याद किया जाता है। इस बार थोड़ी सी गलती हो गई। एक बड़ी पार्टी के आदमी का माथा फूट गया और वह मर गया और मुझे कैद हो गई। किसी ने छुड़ाने की चेष्टा भी नहीं की। मालती आश्चर्य से उसकी तरफ देखती रह गई। आदमी ने कितनी सहजता से अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। तो आपका नाम निकुंज है, गांव घर कहाँ है? धत, ना तो अपना कोई घर है ना कोई गांव। ओहो, कहीं तो एक दिन पैदा हुए होंगे, माँ बाप भी रहे होंगे। नहीं, वह सब मैंने कभी देखा नहीं। मैं अपने आप को भूई फोड़ समझता हूँ। अब चलो देखता हूँ तुम्हारे पंचानन तला में नंदी बाबू की बस्ती। लेकिन वहाँ कौन सा परम धाम है? मालती की आंखों में जो चित्र था
वह लपलपाकर जल उठा। उस दिन घर से निकलने से पहले जो अपना फूलों वाला ब्लाउज और गोपाल का नीला हाफ पैंट बाहर फैला आई थी, आज बस से उतरते ही वह भी सामने दिखाई देगा। यही सोचते हुए वह जल्दी जल्दी बस पर चढ़ गई। लेकिन कहाँ क्या है? कहीं रास्ता भूलकर मालती कहीं और तो नहीं चली आई? निकुंज बोला, लगता है तुम भूल गई हो, किसी और तरफ जाना है शायद। भूल? तुम्हारे कहने से भूल गई हूँ। ये स्कूल और उसके बाद जदू मोदी की दुकान, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या ये ऊंचे ऊंचे घर, नए नए रंगाई किए हुए खिड़की दरवाजे और बरामदों में लटकती हुई रंगीन साड़ियाँ, खिड़कियों पर पर्दे। इन सब दरवाजे खिड़कियों पर किसने रंग किए हैं? मालती दिशाहारा की तरफ मुंह उठाए जहां की तहां खड़ी रह गई। निकुंज पंसारी की दुकान पर जाकर पता कर आया। नंदी बाबू बस्ती की जमीन बिक गई है और वहां अब ये सब फ्लैट बन गए हैं। और बस्ती में जो लोग थे उनका क्या हुआ? उनको ढूंढने कौन गया था? किसी से कुछ बोलकर नहीं गए। कौन यहाँ किसी का बहनोई दामाद बैठा है? कौन यहाँ किसी का खजाना लेकर बैठा है? मालती सड़क के बीच से ही ऊंची आवाज में बोली, इतने लोग अपने बाल बच्चे और गृहस्थी के साथ उजड़कर चले गए और किसी ने उनका पता ठिकाना तक नहीं जानने की कोशिश की। इतना पत्थर दिल वाले लोग हैं इस मोहल्ले में, किसी में माया नहीं, हृदय नहीं है। जिन लोगों के कानों में यह आवाज गई वे उसे पागल समझकर फिर से हंसते हुए आगे बढ़ गए। अब क्या करोगी? निकुंज रास्ते के किनारे खड़े एक पुराने बरगद की जड़ों पर बैठकर बीड़ी सुलगाते हुए बोला, तुम्हारी नंदी बाबू की बस्ती तो उजड़ गई, वहां अब तो एक परी का राज्य आकर बस गया है। अब? मालती अचानक फपक कर रो पड़ी। ओरे मेरे गोपाल रे, तुम्हें कौन किधर ले गया रे? निकुंज चुपचाप बैठा रहा और बैठे बैठे बीड़ी खत्म करने लगा। किसी तरह की कोई सांत्वना देने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद मालती अपने आप चुप हो गई और बोली, अब और जिंदा रहने का क्या फायदा? जाकर गंगा की गोद में सो जाऊंगी। तुम मुझे गंगा जाने का रास्ता बता दो, इसके बाद तुम्हारी छुट्टी। निकुंज बोला, तो चलो, मेरा भी सिर झन झन कर रहा है, एक डूब कर की गई आत्महत्या भी देख लूंगा। तो क्या उसे डुबोने के लिए निकुंज ही उठा? मालती नहीं उठी। यह सब संभव नहीं हो सका। निकुंज बोला, एक ही यात्रा में दो परिणतियां। चलो, डूबने डाबने का विचार त्याग कर हम आसपास देखें तो कहीं कुछ खाने पीने लायक कोई होटल है? इतना पैसा कहाँ है? हो जाएगा, मेरे पास जो है वो ले लो, देखती हूँ। 2.5 रुपये दिए थे उसने। निकुंज हंसा, बाकी 2.5 रुपये मार गया होगा और क्या। भात मिल गया, भात दाल और एक सब्जी, इतना ही अमृत था। एक एक पान भी खाया। मालती ने एक कारखाने के शेड के नीचे थोड़ा आराम करने की गरज से बैठते हुए आसमान की तरफ ऊपर देखा। शाम ढल रही थी। मालती ने कहा, अब तक तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन रात होने पर कहाँ जाएंगे? जेल में रहकर कम से कम इसकी चिंता तो नहीं थी। निकुंज अपने काले कलूटे चेहरे के भीतर से अपने सफ़ेद दांत निकालते हुए हंसा और बोला, फिर से जाना चाहती हो क्या? कहो तो चलकर तुम्हें फिर से हिरासत में डलवा दें, वहाँ मेरे कई दोस्त मित्र हैं। मालती बोली, गले में फांसी न लगा लूंगी जो फिर वहाँ जाऊंगी। इसके बाद मालती एक बचकानी जिद कर बैठी, आज सुबह से ही आपको मेरे कारण बहुत धक्के खाने पड़े, न कोई जान न पहचान, आपने अपनों से भी ज़्यादा किया है। तो एक आखिरी काम मेरा और कर दीजिए कि मुझे आप एक ठिकाने पर पहुंचा दीजिए, इसके बाद आपकी छुट्टी। किस जगह? और किस जगह? उसी हावड़ा जिला के सजने पड़ा गांव के ईश्वर अनंत गड़ाई के घर। मालती के लिए वही एक ठिकाना तो बच गया है अब। आंचल से आंख पोंछते हुए मालती ने कहा, मेरा मन कह रहा है
कि बस्ती उजड़ जाने की पीड़ा मन में लिए मेरा आदमी बेटे को लेकर वहीं गया होगा। वहां तो अभी भी चाचा और जेठ रहते हैं। बेटे को देख लूंगी तो मेरा जी जुड़ जाएगा। वह यहाँ से दूर भी नहीं है, वहीं हावड़ा की गुमटी से बस छूटती है। बसों के ऊपर लिखा होता है चंडीतला, सजनेपाड़ा, बाकुली। अरे, मैं सब जानता हूँ, उन सब जगहों से मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। सचमुच, तभी तो ईश्वर ने तुम्हें रास्ते में मुझे मिला दिया। अब मुझे वहाँ जल्दी से पहुँचा दो। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, किंतु जब तक तुम मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं कर देते तब तक तुम्हारी छुट्टी भी नहीं है। अमूल्य गड़ाई की घरवाली मालती गड़ाई के लिए कोई व्यवस्था किए बिना एक किराए का गुंडा निकुंज दास की छुट्टी क्यों नहीं हो सकती? यह बात तो मालती के माथे में घुसी ही नहीं। निकुंज बोला, जुल्म की तो बात नहीं है, किंतु अगर तुम्हारे सजने पाड़ा गांव का गड़ाई भवन भी नंदी बाबू बस्ती की तरह उजड़ गया हो तो? मालती ने आश्वस्त स्वर में कहा, गांव में शहरों की तरह इतनी जल्दी चेहरे नहीं बदला करते। 20-50 साल तक एक जैसे ही बने रहते हैं। तब फिर क्या करना चाहिए? इसी बंद कारखाने के शेड में बैठकर रात गुजार दें और कल भोर वाली बस पकड़ लेंगे जिस पर लिखा होगा चंडीतला, सजनेपाड़ा, बाकुली। मालती भले ही गरीब परिवार में पैदा हुई हो, लेकिन उसके पास किसी विषय पर सोचने समझने की बुद्धि बहुत अच्छी है। गांव के चेहरे 20-50 साल तक वैसे ही रहते हैं, इसमें उसने कुछ गलत नहीं कहा है। बाहर से भले ही इधर उधर से बदल जाएं, लेकिन भीतर से बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। मालती बस में बैठी, जैसे ही कोई बस स्टैंड आता वह चिल्ला उठती, देखो देखो, मैं कह रही थी ना, कुछ भी नहीं बदला। वो देखो शीतल तला पार हो गया, और वो है देखो बूढ़े शिव का मंदिर, वो देखो बरगद का पेड़। उतरने वाली जगह पर कुछ भीड़, कुछ कोलाहल। चाय की दुकान के सामने मिट्टी के कुल्हड़ के टुकड़े। निकुंज बोला, इस बार रास्ता पहचानने की जिम्मेदारी तुम्हारी, पहचान सकोगी? मालती ने कुछ डरते हुए कहा, तुम मुझको यहीं छोड़कर लौट जाओगे? नहीं जाऊंगा, नहीं, यहीं रहूंगा लौटती बस के छूटने तक। गांव की बहू इतने दिन बाद एक पराये पुरुष के साथ लौटेगी तो लोग इसे अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। ठीक है, बात में औचित्य है। मालती 2 कदम आगे बढ़ी, फिर मुड़कर बोली, तब तक तुम दुकान पर जाकर चाय वाय पी लो। वो तो मैं कर लूँगा, घंटे 2 घंटे बाद ही वापसी की बस मिलेगी। अगर तब तक तुम नहीं लौटोगी तो मैं समझूंगा तुम्हारे ससुर का घर अभी सलामत है। मालती खड़ी रही। क्या हुआ, रास्ता याद नहीं आ रहा? नहीं नहीं, वो तो मुझे खूब याद है। सोच रही हूँ इसके बाद तो तुमसे मुलाकात नहीं होगी। निकुंज बीड़ी सुलगाते हुए बोला, और मुलाकात की जरूरत ही क्या है, एक ही दिन की तो दोस्ती है। मालती इधर उधर देखकर बोली, वो तो है, तुमने मेरा इतना उपकार किया और घर के पास आकर इस तरह लौट जाओगे, एक गृहस्थ के घर से? निकुंज के कठोर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई। फिर बड़ी आज़ादी से बोला, अगर ऐसा है तो वहाँ जैसी सुविधा हो जलपान सजाकर किसी के हाथ पठा देना, मैं तो यहीं हूँ। वो तुमको पहचान पाएगा? मैं खुद ही उसे पहचान लूँगा, कहकर उसने बीड़ी की टोटी जमीन पर रगड़कर बुझाते हुए निश्चिंत भाव से धुआं मुंह से बाहर निकाला। किंतु ससुर का घर सलामत है कि नहीं, क्या यह देखने के लिए मालती हमेशा वहां आती रही है? अचानक सामने ससुर के कुलदीपक दिखे। मालती को देखते ही छिटक कर बोले, कौन? मालती इस सवाल का जवाब ठीक से न दे सकी। विचलित स्वर में बोली, जो मैंने सोचा था वही हुआ, मैंने ठीक समझा था। नंदी बाबू बस्ती उजड़ जाने के बाद बेटे को लेकर तुम यहीं आ गए। डर लग रहा था कि कहीं गड़ाई भवन भी ना उजड़ गया हो। कल ही मैं रिहा हुई हूँ।
अमूल्य गड़ाई का चेहरा कठोर हो उठा। दांत पीसते हुए गला दबाकर बोला, कल रिहाई हुई है और आज दौड़ी दौड़ी यहाँ आ गई। अच्छा तरीका है। कैद की सजा भुगत कर आने वाली औरत गड़ाई के घर में घुस आई है। मालती का चेहरा फक पड़ गया। उसने गौर से देखा, सामने वाला आदमी अमूल्य ही तो है ना। धीरे से बोली, तो और कहाँ जाऊंगी? क्यों, यमराज का घर नहीं था क्या? यमराज का घर, गले में फांसी नहीं लगा सकती थी? जाओ जाओ, खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मुझे ताड़ना दे रहे हो? अमूल्य गला दबाकर गुस्से में बोला, नहीं तो क्या कोलू की तरह चक्कर लगाकर आई हुई चोर चोट्टा बीवी को माथे पर चढ़ा लूं? जाओ जाओ। मालती रोते हुए बोली, चोरी चिकारी मैंने अपने लिए नहीं की, तुम्हारे लिए ही की थी। और अगर कोलू की तरह चक्कर काट कर आई बीवी को उल्टे पांव भगा ही देना है, तुम्हें धर्म नजर आता हो तो भगा दो, लेकिन मेरे गोपाल को तो मुझे दे दो। गोपाल को? वाह रे वाह, अच्छा तरीका है। ईश्वर अनंत गड़ाई के पोते को तुम्हारे हाथ में दे दूं? मैंने बोल दिया ना, बहुत बकबक मत करो। जाओगी कि गर्दन में हाथ लगाकर धक्का देना पड़ेगा? मालती का चेहरा और आंखें सख्त हो आईं। बोली, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार गोपाल को अपनी आंखों से देख लूंगी तो खुद ही चली जाऊंगी। ओहो, बहुत अच्छा झमेला खड़ा हो गया है। गोपाल समझता है कि उसकी माँ मर गई है। गांव के लोग भी यही जानते हैं। और अचानक उसकी माँ प्रेतनी के रूप में यहाँ आकर नाटक कर रही है। तुम जाओगी कि नहीं? तब तक एक दो लोग आ गए। क्या हो रहा है? हैं? क्या हो रहा है? क्या कहूँ, पता नहीं कहाँ से एक पगली आ गई है। कितना भी कह रहा हूँ, जाने का नाम ही नहीं लेती। क्यों रे? क्यों रे? आगे बढ़कर वे सब एक उत्फुल्ल भाव से कहने लगे, अरे पागल, पगली बहुत उम्दा चीज़ है। बिना किसी खर्च के कुछ देर मजे लिए जा सकते हैं। किंतु उन्हें यह सुअवसर नहीं प्राप्त हो सका। मालती उल्टे पांव तेजी से बस स्टैंड की तरफ बढ़ गई। निकुंज हंसते हुए बोला, क्या हुआ, ससुर का घर उजड़ गया ना? मालती हाँफते हुए बोली, हाँ। निकुंज अनासक्त स्वर में बोला, अभी काय बाजार के लिए एक ट्रक जा रहा है। मैंने ड्राइवर से बात कर ली है। कच्चे कुल्हड़ों के बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर बिठा देगा। ट्रक चलने ही वाला था। निकुंज पहले जल्दी ऊपर चढ़ गया और झुककर एक हाथ बढ़ाते हुए मालती को पकड़कर ऊपर चढ़ा लिया और थोड़ी सी जगह बनाकर बोला, बैठ जाओ। मालती को समझ में नहीं आ रहा था कि ये वही कठोर हाथ है जो कि एक आदमी का सिर फोड़ देने के कारण 4 साल की सजा काट कर रिहा हुए हैं। मालती एक क्षण के लिए साड़ी से फांसी लगाने की बात भूल गई। धीरे से बोली, तुम्हें वहां से अभी रिहाई नहीं मिली? मिलती भी कैसे? उसने फिर एक बीड़ी सुलगा ली। चारों तरफ तरह तरह का शोर, और इसी शोर के बीच मालती ने एक निश्वास लेते हुए मन ही मन कहा, एक बार इसी तरह इसी सजने पाड़ा गांव से हम दो लोग भाग्य पर भरोसा करके निकले थे, और आज फिर वही घटना उसी तरह का वृत्तांत घट रहा है।